नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बिस्ट और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके काम की चीज़ कि अधिक उम्र हो जाने पर यानी कि बुढ़ापे में घुटने के जोड़ का गठिया, जो कि हर परिवार में लगभग देखने को मिलता है, इसके क्या कारण है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें और अगर ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो ऑपरेशन कौन कौन से किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये गठिया क्या होता है, जिसको सामान्य भाषा में आमतौर पर लोग कहते हैं कि घुटने के जोड़ों में दर्द है तो मुझे गठिया की शिकायत है। असल में जो उम्र बढ़ने के साथ में जो जोड़ों में सूजन आना, दर्द होना, जकड़न होना या इस तरह के लक्षण आते हैं, उसको आम पब्लिक की भाषा में हम लोग जो है गठिया कह देते हैं। असल में गठिया का मतलब है जॉइंट फेलियर या आर्थराइटिस। जब उम्र बढ़ने के साथ साथ जो घुटने के जोड़ बनाने वाली हड्डियों की जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज की कैप है, वो डीजनरेट कर जाती है वेयर एंड टियर की वजह से, और आपका जो बीच में जो गद्दी होती है घुटने के जोड़ों के बीच में, वो डीजनरेट कर जाती है। तो दोनों तरफ की हड्डियां, जोड़ बनाने वाली हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और मरीज में दर्द उत्पन्न करती हैं और मरीज को नित्य दैनिक कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसी को हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में गठिया लेबल कर देते हैं। असल में गठिया जो कुछ रोगों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि घुटने में महसूस होता हुआ दर्द हमेशा घुटने से उत्पन्न हुआ दर्द नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमारी और बीमारियां होती हैं, जैसे कूल्हे के जोड़ में बीमारी हो गई, हिप जॉइंट में बीमारी हो गई, या कमर से पैरों की नसों में दबाव पड़ गया, तो इन सब बीमारियों का भी घुटने में दर्द महसूस हो सकता है। तो इसलिए पहले आप चेकअप करा के ये ज़रूर जान लें कि आपके कूल्हे में और कमर में तो कोई बीमारी नहीं है। अगर वहाँ नहीं है तो घुटने की बीमारी को आप आर्थराइटिस की तरफ को समझें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस तरह के गठिया का लक्षण। आमतौर पे ये देखा गया है कि मेल्स में 65 साल की उम्र के बाद और फीमेल्स में 50 साल या 55 साल की उम्र के बाद कुछ ना कुछ जोड़ों का हिस्सा घिस जाता है, जिससे उसको अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में परेशानियां होने लगती हैं, और ये घिसाव जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से ये बढ़ता जाता है और दिक्कतों का सामना भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं? जो सबसे पहला जो लक्षण आता है इस बीमारी में, वो ये आता है कि मरीज़ को बहुत लंबे समय तक इमोबिलिटी रखने के बाद, जैसे बहुत देर बैठे रहें तो उठते समय, रात भर सोएं तो सुबह उठते समय जोड़ के अंदर जकड़न का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जोड़ जकड़ गया है। जैसे कि अगर घुटना सीधा रखा है तो मोड़ने में दिक्कत होती है, अगर मुड़ा हुआ रखा है तो सीधा करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा उसको प्रारंभिक अवस्था में, जैसे पेशेंट पूजा पाठ के लिए बैठता है, इंडियन टॉयलेट पे बैठता है या सीढ़ी चढ़ना उतरना करता है, तो उसे वहाँ पर एहसास होता है कि इनके जोड़ों में कुछ दर्द या जकड़न की समस्या है। आगे के स्टेज में जकड़न के बाद, दर्द के बाद कभी कभी सूजन आ सकती है। जोड़ों में बहुत एडवांस हो जाए तो तिरछापन आ सकता है। आगे चल के बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ सकता है। यहाँ तक कि मरीज़ को अपने रूटीन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में परेशानियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, उसे किसी अटेंडेंट की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो दोस्तों, ये बीमारी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं इसके कुछ मोटे तौर पे कारण जिसकी वजह से ये होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो एज के साथ होने वाला ये गठिया, या जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, इसका जो मुख्य कारण है वो समय के साथ साथ डीजनरेशन या वेयर एंड टियर का बढ़ना है। जैसे कि जैसे जैसे हमारी एजिंग प्रोसेस होती है तो बॉडी में, कार्टिलेज में, या जो गद्दी है घुटने के जोड़ की, इसमें वाटर कंटेंट की कमी आ जाती है। अगर हमारे अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारा वेट ज़्यादा है, हमको और साथ में बीमारियां हैं, विटामिन डी की कमी है या कुछ और बीमारियां हैं, तो ये शरीर का दबाव नहीं सहन कर पाती हैं और चटकने लगती हैं। तो इस तरह की चटकी हुई कार्टिलेज और गद्दियाँ आगे चल के पेन पैदा करती हैं, और जो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं उसकी वजह से मरीज़ को परेशानी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, मुख्य कारण इसमें एक तो नॉर्मल रूटीन एजिंग प्रोसेस हुआ। इसके अलावा आप ओवरवेट एक दूसरा बड़ा समस्या है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जिस उम्र में होना चाहिए उससे 10 साल पहले भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि उम्र की वजह से जो होने वाला है वो 65 के बाद होता है, और इसमें आप अर्ली आर्थराइटिस भी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा और कई बीमारियां हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि असल में जो गठिया जिसको बोलते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो कि सारे शरीर के लगभग सारे जोड़ों को इन्वॉल्व करता है। तो घुटने के जोड़ में ही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और कुछ गाउटी आर्थराइटिस या क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी, स्यूडो गाउट,
इस तरह की चीज़ें भी इस तरह की डायग्नोसिस में आ सकती हैं। उसके लिए इलाज का लाइन अलग है, वो मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों, पुरानी चोटों की वजह से भी, चाहे वो लिगामेंट इंजरी हो, चाहे कार्टिलेज इंजरी हो, चाहे बोन इंजरी हो, ऐसे केसेस में भी जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस सेट इन हो जाती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं जो जॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं, चाहे बचपन में हो चाहे आगे की एज में हो, वो भी जॉइंट की लाइफ को कम करते हैं और जोड़ जल्दी आर्थराइटिस में चला जाता है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स वगैरह, ये भी एक रेयर कारण है। और जो महत्वपूर्ण कारण मैं बताने वाला हूँ वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। इसमें हम ये देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया मुख्य रूप से है, जिसमें कि हड्डी का जो मास है वो कम हो जाता है, जिसमें प्रोटीन की कमी प्लस विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी शामिल है। तो इसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और लोड सहन नहीं कर पाती हैं और उसमें वेयर एंड टियर और फास्ट हो जाता है। तो ये कुछ मोटे तौर पे कारण थे जो कि इस बीमारी को पैदा करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करें। इसमें घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस में डायग्नोसिस बहुत कठिन नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जब ज़्यादा आपको दिक्कत होगी तो डॉक्टर आपके एक्सरे ऑर्डर करेगा। कुछ केसेस में सीटी या एमआरआई की आवश्यकता पड़ सकती है और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस बाकी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए करने पड़ते हैं। ये दोस्तों, अब इस बीमारी के इलाज के बारे में कुछ चर्चा कर लें। जैसे कि सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में हम क्या करते हैं कि जब इसको इलाज देना होता है तो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल यानी कि रहन सहन सुधारिए। जैसे कि जब आपके जोड़ों में जोर पड़ने लगे और घिसाव आने लगे तो आप ज़मीन पे बैठना ना करिए, पालथी मार के ना बैठिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना ना करिए, या अगर यंग एज में आपको हो गया है तो आप जो जिम में स्टेपर पे एक्सरसाइज, सीढ़ी अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स करते हैं, उस एक्सरसाइज को ना अटेम्प्ट करें। स्किपिंग वगैरह ना की जाए ताकि इन जोड़ों की कार्टिलेज को और नुकसान ना पहुँच सके। ये तो आपकी लाइफ स्टाइल में हो गई। आगे चल के जब दिक्कत ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो आप ये कर सकते हैं कि इंडियन टॉयलेट के बजाय वेस्टर्न कमोड यूज़ करिए टॉयलेट के लिए, और ज़मीन पे बैठने वाले कार्य सब पोस्टपोन कर दीजिए। और अधिक होने पर आप केन का सहारा ले सकते हैं, स्टिक का सहारा ले सकते हैं चलने के लिए, या दोनों घुटने अगर ख़राब हैं, बिल्कुल नहीं चला जा रहा तो वॉकर का भी सहारा ले सकते हैं सर्जरी करवाने से पहले। दूसरे नंबर पर दोस्तों, वेट। तो वेट में मैं जैसा कि मैंने बताया कि ओवरवेट होने की वजह से हमारी आर्थराइटिस 10 साल पहले ही सेट इन हो सकती है। तो इस वेट को हम 40 साल की उम्र के बाद ही चेक करें, खास तौर से फीमेल्स में, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं 40 से 50 के बीच में, जो कि वेट बढ़ने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर हमको अलर्ट रहना होता है कि हमारा बॉडी वेट ना बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े। तो बॉडी वेट कम करके हम इसको कंट्रोल, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों एक्सरसाइजेज। तो हम चूंकि घुटने के जोड़ पे लोड कम करना चाहते हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज करनी होंगी जो कि घुटने के जोड़ का लोड शेयर कर ले। तो इसलिए हम ऐसी एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं, या डॉक्टर बताते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, जो कि घुटने के जो सराउंडिंग मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग करें। उनको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ये मसल्स बोलते हैं। तो इनको स्ट्रेंथन करने की कुछ एक्सरसाइज बताती हैं, जिसके लिए कि हम आपको अभी लिंक दे देंगे। दोस्तों, इसके अलावा विटामिन डी की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, प्रोटीन की कमी या अन्य मिनरल्स की कमी अगर है तो हम उसे भी सप्लीमेंट करें और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक टाइम टू टाइम लेते रहें। इसके बाद हम कुछ दवाइयों की तरफ आते हैं। अभी तक तो हमारा ये प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस की तरफ था। अब हम दवाइयों की तरफ आते हैं। तो दवाइयों में सबसे पहले पैरासीटामोल सिंपल दवाई है, ये सब कुछ जानते हैं। तो शुरुआत की स्टेज में आप अगर कभी कभार दर्द है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये दर्द लगातार परसिस्ट करे तो आपके डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि दवाएं आपके लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। तो इसके अलावा अन्य नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ली जा सकती हैं, जिनको NSAIDs कहते हैं। इसके अलावा और एडवांस बीमारी हो जाने पर आपको जोड़ के अंदर डॉक्टर स्टेरॉइड का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक राहत दे सकते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज आप कर ही रहे हैं, फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ जैसे कई लोगों की कॉमनली ये धारणा होती है कि हमारे जोड़ में लिक्विड कम हो गया, तो चिपचिपा पदार्थ कम हो गया, जिसकी वजह से घर्षण ज़्यादा हो रहा है, जोड़ घिस रहा है। तो वो विस्को सप्लीमेंट्स के इंजेक्शंस भी आते हैं। कुछ पेशेंट्स में वो इवन 6 महीने से लेकर 2 साल तक आपको राहत भी दे सकते हैं। ये काम तब किया जा सकता है जब आप सर्जिकल केस हो चुके हों, लेकिन सर्जरी पोस्टपोन करना किसी वजह से ज़रूरी पड़ जाए। इसके अलावा आप अपने शूज़ में मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, क्योंकि आपका जो घुटने के जोड़ हैं वो टेढ़े हो जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पे। तो उस वेट एक्सिस को करेक्ट करने के लिए आप शूज़ में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
या आप जो है नी कैप पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेढ़े होने पर नी ब्रेसेस, हिंज ब्रेसेस आती हैं जिसमें कि मूवमेंट भी पॉसिबल होता है और सीधा भी रखा जाता है जोड़ को, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एट लास्ट दोस्तों अब आता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो ऑपरेशंस में आपके पास जब ये सारी कार्टिलेज घिस जाती है, जोड़ बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है और आप सारे इलाज लेने के बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल पाता है और आपका अपना डेली एक्टिविटी ऑफ रूटीन लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरे की ज़रूरत पड़ने लगती है, तो तब ये हाई टाइम, और आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो ये हाई टाइम है कि आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। यंग एज में दोस्तों अगर एक कंपार्टमेंट, घुटने के 2 कंपार्टमेंट होते हैं मुख्य तौर से, तीसरा कंपार्टमेंट पटेला का होता है, तो अगर ये 2 कंपार्टमेंट से एक ही कंपार्टमेंट ख़राब है तो आजकल यूनिकॉन्डाइलर प्रोस्थेसिस, आधा रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है, जिसमें कि जो सही हिस्सा है उसको छूते नहीं है लेकिन जो खराब हिस्सा है उसे बदल देते हैं, बोलते हैं यूनिकॉन्डाइलर आर्थ्रोप्लास्टी। इसके बाद कुछ ऑप्शंस यंग एज में, जैसे यंग एज में चोट की वजह से जोड़ खराब हो गया, तो इस एज में बाकी जगह की कार्टिलेज तो ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर अलाइनमेंट की डिस्टर्बेंस आ गई है तो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी कि ये भी एक ऑप्शन है, ये भी ऑपरेशन है जिसमें कि जोड़ नहीं बदला जाता है लेकिन जोड़ के नीचे की हड्डी को काट के सीधा कर दिया जाता है ताकि जोड़ की वेट बेयरिंग एक्सिस ठीक हो जाए। एंड एट लास्ट दोस्तों लास्ट ऑप्शन होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट, और जब जोड़ पूरा वेयर एंड टेयर हो जाता है, घिस जाता है, तो एक हमारे पास यही विकल्प बचता है और इस ऑपरेशन को डॉक्टर की सलाह के बाद करा लेना चाहिए। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे आप जोड़ के दर्द की वजह से आप कहीं जाना अवॉइड करते हैं, अपना बाहर निकलना, घूमना फिरना अवॉइड करते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट कराने के 1-1.5 महीने के बाद ही आप लगभग 10 साल पुरानी लाइफ पे वापस आ सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने इसको अपने लोगों में इस जागरूकता को फैलाएं और उनको इस वीडियो का लाभ दें। तो आमतौर पे ये जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है, ये ऑपरेशन आपका 20 साल तक एवरेज अच्छे से काम करता है, इसमें कोई दिक्कत, अगर मरीज़ पूरी सावधानी रखे, एक्सरसाइज करते रहे तो इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ज़िंदगी में दिक्कत पड़े या वो प्रोसेसेस ख़राब हो जाए, लूज़ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या कुछ हो जाए या उसमें पेन होने लगे, तो आप उसको रिवाइज़ भी करा सकते हैं, क्योंकि आजकल रिवाइज्ड TKR सर्जरी भी काफ़ी कॉमन हो चुकी है क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ गई है। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस जानकारी को आप सभी लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इसका लाभ उठाएँ और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।